या वाटर। तो वाटर बेसिकली क्या होता है? वाटर इज एन हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन। हम लोग बहुत नया नया टर्म्स सीखेंगे यहाँ पर, जानेंगे, बिकॉज हम लोग इतना साल वाटर को सिर्फ वाटर करके ही बुलाते थे, बट आज हम लोग देखेंगे कि वो किसी का हाइड्राइड है, किसी का ऑक्साइड है। तो लेट्स स्टार्ट। सो वाटर इज बेसिकली हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये इज वन ऑफ द केमिकल कंपाउंड जो दुनिया में सबसे ज्यादा मिलता है। इट इज द मोस्ट कॉमन, अबंडेंट एंड इजीली ऑब्टेनेबल केमिकल कंपाउंड। एंड जैसे हम सब जानते हैं, वाटर हम सबका जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये तीनों स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है। एंड वाटर मैक्सिमम सारे चीज को डिसॉल्व कर लेता है, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं। तो जब भी हम लोग वाटर के बारे में पढ़ेंगे तो पहला चीज जो हम लोग को जानना जरूरी है, दैट इज स्ट्रक्चर। तो लेट अस गिव द हेडिंग स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। अब बेसिकली अगर हम लोग लीविस का ऑक्टेट रूल फॉलो करें तो दिस शुड हैव बीन द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, बट ऐसा नहीं होता है, बिकॉज वी हैव रेड दैट ड्यू टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है, जिसके लिए ये जो स्ट्रक्चर होता है ये बेसिकली मेरा बेंट स्ट्रक्चर होता है। सो दिस इज बेसिकली द रीजन क्यों वाटर का स्ट्रक्चर लीनियर नहीं है बट ऐसे बेंट फॉर्म में है। इट इज बिकॉज ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बात करूं तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो क्या होता है, जैसे हम लोग सब जानता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। तो क्या होगा, ये जो को एज बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन ये बॉन्ड पेयर में जितना इलेक्ट्रॉन है उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो क्या होता है, ओ के ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, एच के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। इसमें फर्क क्या होता है? दिस इज कॉल्ड पोलैरिटी। ठीक है, तो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ ऑक्सीजन, मेरा वाटर का जो OH बॉन्ड है दैट इज पोलर इन नेचर। वाटर का जो OH बॉन्ड है दैट इज पोलर इन नेचर। अब जहां भी पोलैरिटी का बात आता है वहां पर मेरा डाइपोल मोमेंट भी आता है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऑलवेज होता है फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हम लोग ये जानते हैं, मतलब अगर मैं कोइच का बात करता हूं तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन विल बी इन दिस वे। तो सेम कंसेप्ट को अगर मैं वाटर के स्ट्रक्चर में अप्लाई करूं तो यहां एक डाइपोल मोमेंट जा रहा है, यहां एक डाइपोल मोमेंट जा रहा है। लेट इज बी D1, इट बी D2। ये दोनों को कैंसिल, ये दोनों वेक्टर कैंसिल नहीं होगा, बेसिकली इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट विल बी डायरेक्टेड अपवर्ड्स। देयरफॉर वाटर हैज अ नेट डाइपोल मोमेंट। देयरफॉर वाटर हैज अ नेट डाइपोल मोमेंट। ठीक है, बट अगर मैं ये वाला स्ट्रक्चर कंसिडर करता तो मेरा डाइपोल मोमेंट 0 आ जाता, बिकॉज यहां जितना अट्रैक्ट होगा, सॉरी, इस साइड जितना होगा इस साइड उतना ही होगा, बट इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाता। तो यहां पर मेरा 0 आता, बट बेसिकली प्रैक्टिकली वाटर का डाइपोल मोमेंट है एंड इट हैज ऑल्सो गॉट एन वैल्यू। वाटर का डाइपोल मोमेंट का वैल्यू इज 1.84 dBi। dBi इज द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। इतना तक जिसको जिसको लिखना है लिख लो जल्दी।
मैं ये क्लास रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं, मतलब कर रहा हूं बट वही भेज नहीं पाऊंगा, रिकॉर्डिंग करके रख रहा हूं फिर, बट आप लोग नोट्स ले लो। नो प्रियांशु, आज टेस्ट नहीं होगा बिकॉज मैंने क्वेश्चंस नहीं बनाए। आई एम लिटिल डाउन इन माई हेल्थ, सो मैं क्वेश्चंस बना नहीं पाया, तो सोचा चैप्टर ही आगे कर लेते हैं, क्या पता आज अगर हम लोग ये खत्म कर पाए तो वेरी गुड। लेट्स सी, हो गया सबका, लिख लिया? मैं थोड़ा ऊपर जा, मैं थोड़ा नीचे जा रहा हूँ, नीचे का पोर्शन भी लिख लो। If you have completed, write me a yes sir so that I can move to the next. सर पहले से थोड़ा दिखा सकते हो सर, टॉप से दिखा दिया, चलो। यस सर, से थोड़ा नीचे वाला पार्ट भी। हो गया? मैं आगे बढ़ूं? यस सर। Next is structure of water molecules in liquid state. Structure of water molecules in liquid state. तो जब भी मैं लिक्विड स्टेट में कंसिडर करता हूं, द फर्स्ट थिंग दैट आई शुड रिमेंबर इज लिक्विड वाटर में, लाइक लिक्विड स्टेट में वाटर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड इन वेरी क्लोज बॉन्डिंग बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, ठीक है? तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। किसके साथ होता है? विद ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, दो लोन पेयर के साथ ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है? तो दिस बेसिकली दिस हैपेंस व्हेनेवर आई कंसिडर लिक्विड वाटर। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि लिक्विड स्टेट में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आइदर दे एग्जिस्ट फ्रीली, मतलब इंडिविजुअल इंडिविजुअल एंटिटी लेके वाटर मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करता है, या दे फॉर्म एन एग्रीगेट। कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स के एक साथ मिलके एग्जिस्ट करता है, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि मिलके एग्जिस्ट कर रहा है मतलब इसका फॉर्मूला वगैरह कुछ चेंज हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। ये बेसिकली कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है एंड दे कम टुगेदर, एंड कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है
and they come together and form a group like structure, and कुछ कुछ water molecules freely घूमता है. तो this is ये जो concentration of water molecules जो in aggregate and in freely ये जो दो टाइप में exist करता है, they are in dynamic equilibrium to each other. Dynamic equilibrium मतलब n number of water molecules कभी कभी जुड़ के एक एग्रीगेट बनाता है, एंड कभी कभी एट द सेम टाइम कुछ वाटर एग्रीगेट ब्रेक करके मेरा n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स भी फॉर्म करता है. तो ये जो रिएक्शन है, दिस इंडिकेट्स फ्री नेचर, फ्रीली एग्जिस्टिंग, एंड दिस इंडिकेट्स एग्रीगेशन, मतलब एग्जिस्टिंग इन एग्रीगेट बा इन अ ग्रुप. तो ये जो दो प्रोसेस ये लोग साइमल्टेनियसली होते रहता है, बट इट इज इन इक्विलिब्रियम एट वट एवर पॉइंट वी ट्राई टू ऑब्जर्व इट. व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम मतलब जहां पर फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन. तो ये जो प्रोसेस है ये डायनेमिक है, ये कांस्टेंट होते रहता है, बट एट ईच पॉइंट ऑफ टाइम फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द बैकवर्ड रिएक्शन. देयरफॉर इट इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम. लिख लो. सर आप थोड़ा स्टार्टिंग पे जो बोले वो फिर से रिपीट कर सकते हैं, वो लिक्विड स्टेट H2H बॉन्डिंग वाला. लिक्विड स्टेट में वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरा वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है. यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके लिए फॉर्म होता है? ड्यू टू ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, एंड वो वही दो लोन पेयर के हेल्प लेके हाइड्रोजन दूसरा वाटर मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्डिंग फॉर्म करता है. अब लिक्विड स्टेट में मेरे पास अगर जितना वाटर मॉलिक्यूल्स, अगर मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एज्यूम कर लूं एक पर्टिकुलर लिक्विड स्टेट में, वो सारे वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रीली नहीं रहता है, कुछ कुछ फ्रीली रहता है, एंड कुछ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करके एक ग्रुप में रहता है, दैट इज कॉल्ड एन एग्रीगेट. एंड कितना वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रीली रहेगा एंड कितना वाटर मॉलिक्यूल्स ग्रुप में रहेगा, ये जो अमाउंट है ये कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है विद रेस्पेक्ट टू वन अनदर. तो ये जो प्रोसेस है इट कंटिन्यूज थ्रू आउट, like it does not stop, it is a dynamic process. And apart from being a dynamic process, ये इक्विलिब्रियम ही है. मतलब इक्विलिब्रियम मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में अगर 10 वाटर मॉलिक्यूल मेरे कंबाइन होके एक एग्रीगेट बना रहा है जहां पर 10 मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करता है, तो कहीं ना कहीं एक एग्रीगेट ब्रेक करके 10 इंडिविजुअल वाटर मॉलिक्यूल्स भी फॉर्म करता है. सो इसलिए ये वाला रिएक्शन लिखा गया है रिवर्सिबल रिएक्शन, एंड यहां पर मेंशन किया गया है डायनामिक इक्विलिब्रियम. ठीक है अविनाश? यस सर. ओके, नेक्स्ट वी कम टू शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट में वाटर मॉलिक्यूल किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? इट इज कॉल्ड आइस, राइट. तो सॉलिड स्टेट में आइस बेसिकली क्रिस्टलाइन फॉर्म शो करता है. आइस इज अ क्रिस्टल. अब वो बहुत वेरियस टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन फॉर्म्स शो करता है. तो आइस इज बेसिकली क्रिस्टलाइन इन नेचर. तो लेट अस नो वो क्या क्या क्रिस्टलाइन फॉर्म शो करता है. केक होता है हेक्सागोनल, इसको हम लोग बोलते हैं हेक्सागोनल आइस. तो हेक्सागोनल आइस में क्या होता है? वन ऑक्सीजन एटम इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय 4 अदर ऑक्सीजन एटम्स. सो जब मैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का बात करता हूं, वहां पर एक ऑक्सीजन एटम टेट्राहेड्रली
4 अदर ऑक्सीजन एटम के साथ लिंक होता है। अब हाइड्रोजन कहाँ रहता है? हाइड्रोजन रहता है एनी टू माने ईच पेयर ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ईच दो दो ऑक्सीजन के बीच में मेरा हाइड्रोजन रह जाता है। सो हाइड्रोजन एग्जिस्ट बिटवीन ईच पेयर ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कैसे दिखने को होगा? ये बेसिकली ऐसे दिखने को होगा। एंड सो तो basically what happens, one hydrogen is linked to this oxygen by a covalent bond and it is linked to this oxygen by a hydrogen bond। ठीक है, हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड कर सकता है, तो वन हाइड्रोजन इज लिंक्ड टू वन ऑक्सीजन बाय अ कोवेलेंट बॉन्ड एंड टू द अदर ऑक्सीजन बाय अ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये टाइप ऑफ पैकिंग करने के लिए, जब भी ये टाइप ऑफ पैकिंग होता है आइस का, तो बहुत सारे केम्प्टी स्पेसेस रहता है, बहुत सारे केम्प्टी स्पेसेस रहता है जब क्रिस्टल अरेंजमेंट होता है। अब जब भी एम्प्टी स्पेस रहेगा तो क्या हो जाएगा, मेरा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। जब भी मेरा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, मेरा डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है। देयरफॉर लिक्विड से सॉलिड आइस का डेंसिटी इज ऑलवेज लेस। देयरफॉर डेंसिटी ऑफ आइस is less than density of water. Write it down. हो गया, लिख लिया? Sir, can you repeat what you said just now about the density? कौन सा वाला? Sir, at last what you said about the density. अच्छा, आई सेड कि ये जो आइस का जो अरेंजमेंट है ना, इसमें क्या होता है, जब भी क्रिस्टल फॉर्म होता है, मैं पहले लिखा आइस क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है, तो जब भी आइस क्रिस्टल फॉर्म होता है, ये अरेंजमेंट के लिए बीच में बहुत खाली खाली जगह रह जाता है। तो खाली जगह में क्या, अगर तुम एक क्रिस्टल में खाली जगह डाल रहे हो तो क्रिस्टल का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मास तो नहीं बढ़ेगा ना, मास रिमेन्स द सेम। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी, तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है। दिस इज द रीजन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस एम्प्टी स्पेसेस इन solid ice, my density of ice is less than density of water। ठीक है? Yes, sir. लो, this is the screen from the top, लिख लो एक बार।
सर थोड़ा सा खाली लिक्विड स्टेट के बाद सर क्या लिखे वो वाला देखना है। कौन सा वाला? सर लिक्विड स्टेट के बाद सर जो नीचे लिखा है फ्रीली सर वो वाला। अच्छा, लिक्विड स्टेट में वाटर मॉलिक्यूल्स कुछ कुछ फ्रीली एग्जिस्ट करता है, कुछ कुछ इन द फॉर्म ऑफ एग्रीगेट एग्जिस्ट करता है। एग्रीगेट मतलब ग्रुप। यस सर। हो गया? यस सर। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन आई मेल्ट अ आइस? जब आइस मेल्ट होता है तो लेट अस टेक दिस एज एग्जांपल। जब आइस मेल्ट होता है तो बिकॉज ये बॉन्ड कोवलेंट है, ये ब्रेक नहीं होता। ये जो बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है जब भी आइस मेल्ट होता है। तो whenever हाइड्रोजन बॉन्ड जब ब्रेक हो जाता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स बिकम क्लोजली पैक्ड। whenever they become closely packed, their volume decreases. whenever their volume decreases, their density increases. तो इसलिए there is a increase in the density of water above its melting point. ठीक है? तो as we all know, the density of water is maximum at 4 degree centigrade, and it has got a value of 1 gram per ml at 277 Kelvin, which is 4 degree centigrade. This is the maximum value of density of water. तो तुम अगर 4 डिग्री के नीचे जाओगे तब भी डेंसिटी डिक्रीजेस, तुम अगर 4 डिग्री के ऊपर जाओगे तब भी डेंसिटी डिक्रीजेस। इसका रीजन इज ड्यू टू, इस साइड में डेंसिटी डिक्रीज होने का रीजन इज ड्यू टू ओपन स्पेस इन क्रिस्टल ऑफ आइस, एंड इसका इज ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ वाटर। इसके लिए क्या होता है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो डेंसिटी डिक्रीज होता है। इसके लिए क्या होता है, ड्यू टू ओपन स्पेस इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, देयरफॉर डेंसिटी डिक्रीज होता है। Now we all know the physical properties of water. It's a colorless liquid and it is a non-volatile liquid. Sorry, it is a volatile liquid. हालांकि इसका volatility बहुत कम है, but इसको volatile liquid क्यों बोलता है? Because water का सबसे बड़ा famous property is evaporation. ये बहुत सारे प्रॉपर्टीज है जो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, एंड बिकॉज इसका पोलैरिटी बहुत ज्यादा है तो इट हैज अ वेरी हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसके लिए इट इज अ ग्रेट सॉल्वेंट, एंड प्लांट एंड एनिमल मेटाबॉलिज्म में वाटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक, तो वो तो मैं नोट्स दे दूंगा, अभी पढ़ लेना, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, उसमें कुछ डाउट नहीं आएगा। नेक्स्ट जो चीज मैं पढ़ाऊंगा दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो वाटर का बहुत ही यूनिक एक केमिकल प्रॉपर्टी है कि दैट इज इट इज वर्सेटाइल। वाटर, a single molecule of water can act as an acid, it can act as a base, it can act as an oxidizing agent, it can act as a reducing agent. A single water molecule इतना सारे प्रॉपर्टीज शो कर सकता है, therefore it is a very versatile compound. तो एसिड बेस होने के लिए, कोई भी चीज को एसिड बेस होने का सबसे बड़ा रूल इज वी हैव टू आयनाइज इट। तो आयनाइज करने के लिए वी ऐड द पर्टिकुलर सब्सटेंस टू वाटर। फॉर एग्जांपल अगर मैं HCl का बात करूं, HCl को आयनाइज करने के लिए मेरे को उसको वाटर में देना है तो ही ये H+ एंड Cl- आयन रिलीज करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आयनाइजेशन। अब वाटर क्या होता है,
water undergoes self ionization. So we can think of it as like this, that water molecule when dissolved in water, it also forms H plus and OH minus. ये जो H plus है ये H2O के साथ कैक्ट करके ये फॉर्म करता है H3O plus plus OH minus. So this is, we consider it as a molecule. We consider this water as a solvent, which is similar to this. तो जैसे HCl ब्रेक होता है H plus Cl minus, वैसे वाटर भी ब्रेक होता है H plus OH minus. ये जो H plus है ये जो सॉल्वेंट वाटर है उसके साथ लाइक अटैच होके इट फॉर्म्स H3O plus OH minus. Now look, water dissolves in water, माने water dissolves in itself to form H plus ion. तो मेरे को वाटर से H plus ion मिलता है तो इट्स एन एसिड. मेरे को वाटर से OH माइनस आयन भी मिलता है तो इट्स अ बेस. मैंने क्या बोला, एज वाटर बोथ एज एसिड एज बेस ऐड कर सकते हैं तो दिस इज नोन एज बेस. ठीक है, ये जो प्रोसेस है दिस इज बेसिकली रिवर्सेबल इन नेचर. तो किसी भी रिवर्सेबल प्रोसेस हम लोग तभी स्टडी करते हैं जब हम लोग इक्विलिब्रियम रीच कर जाते हैं. एंड इक्विलिब्रियम रीच कर जाने के बाद एक पर्टिकुलर चीज, मतलब एक पर्टिकुलर मैथमेटिकल क्वांटिटी हम लोग स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट. इन केस ऑफ वाटर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज आल्सो कॉल्ड आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, बिकॉज नॉर्मली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला इज प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स by product of reactants. यहां पर प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, यहां पर प्रोडक्ट मतलब जो फॉर्म हो रहा है. ठीक है, तो मेरा यहां पर प्रोडक्ट क्या है, इट इज H3O प्लस, थर्ड ब्रैकेट मतलब मैं उसका कंसेंट्रेशन को इंडिकेट कर रहा हूं, एंड OH माइनस, एंड मेरा रिएक्टेंट क्या है H2O. नाउ बिकॉज इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन एंड बिकॉज हम लोग सेल्फ आयनाइजेशन के बात बोल रहे हैं, तो प्रैक्टिकली में कौन सा वाटर आयनाइज हो रहा है एंड कौन सा वाटर एज अ सॉल्वेंट एक्ट कर रहा है, आई कैन नॉट डिस्टिंग्विश इट. एंड दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, बिकॉज इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन, एक टाइम में जब वाटर आयनाइज हो रहा है, सेम टाइम में कहीं ना कहीं H प्लस एंड OH माइनस आयन कंबाइन होके मेरे को और एक वाटर मॉलिक्यूल दे रहा है. So what happens is this mathematical component is basically a constant because concentration of water basically never changes. तो ये constant को मैं अगर ये equilibrium constant के साथ multiply कर दूं, तो I will get a mathematical expression of this type, somewhat of this type. अब किसी ये कांस्टेंट है उसके साथ दो कांस्टेंट को आप ऐड कर मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो एनी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय व्हाटएवर कांस्टेंट वी हैव इज आल्सो अ कांस्टेंट. तो ये कंप्लीट जो कांस्टेंट है वी राइट इट एज KW. KW इज कॉल्ड आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, which is equal to H3O plus and OH minus. This is ionic product of water. लिख लो. समझ में आया ये वाला चीज? किसी को कुछ डाउट है पूछ लो. सबका क्लियर है? ऋतिका, शिल्पा? यस सर. इसका टॉप वाला पार्ट थोड़ा सा दिखा. टॉप में तो कुछ नहीं. अच्छा, हाँ सर. सबके पास क्लियर है? समीक्षा, जनक, प्रीतम, प्रियांशु, अविनाश, आशीष, आराधना? Yes, sir.
Yes, sir. चलो हो गया वर्षा, नीचे जाओ, लिख लिया? यस सर। तो ये वाला चीज लिख लो, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। हो गया, मैं आगे बढ़ूं? Yes, sir. सबका हो गया? यस सर। So this is a proof that water acts as an acid and it acts as a base. Next we come to oxidizing and reducing property of water. तो जैसे मैं बोला, वाटर एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो याद रखना, विथ मोर electropositive metals, water acts as an oxidizing agent and itself gets reduced to hydrogen. ठीक है? With more electropositive metals, water acts as an oxidizing agent and itself gets reduced to hydrogen. ठीक है? बाकी इसका कुछ कुछ रिएक्शंस है जो भी हम लोग करेंगे। तो हम लोग तो लाइक वी नो नथिंग अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टिल नाउ, बट ये रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन समझने के लिए थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नॉलेज जरूरी है। तो मैं अभी जितना पॉसिबल है उतना मैं दे रहा हूं। ये कहानी शुरू होता है जब बैटरी का डिस्कवरी शुरू हुआ था, एंड द फर्स्ट बैटरी विच वाज डिस्कवर्ड एंड विच वाज मेड इन अ लैबोरेटरी एंड वहां से पावर मिला इज अ डैनियल सेल। ठीक है? डैनियल सेल में क्या था? डैनियल सेल में दो डब्बा था कांच का, जहां पर मेरा इलेक्ट्रोलाइट था, दो एक इलेक्ट्रोड था, एंड ये इलेक्ट्रोड के बीच एक बैटरी था। ठीक है? जो इसको पावर अप करेगा, एंड ये दो कंटेनर के बीच एक पाइप था जो दो कंटेनर को कनेक्ट करता है। ठीक है? अब पाइप क्यों था, क्या था पाइप के अंदर, ये सब बात का बात है। जानने का बात क्या है कि ये जो दो डब्बे हैं,
इसमें एक में ऑक्सीडेशन होता था, एक में रिडक्शन होता था। ठीक है, हम लोग रेडॉक्स में हाफ रिएक्शन पढ़े थे। तो ऑक्सीडेशन में जो रिएक्शन हुआ था उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एंड जिस कंटेनर में सिर्फ ऑक्सीडेशन होता है उसको बोला जाता है हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। सिमिलरली रिडक्शन के लिए भी दिस इज रिडक्शन हाफ सेल, एंड यहां पर जो होता है दैट इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। हम लोग देखे हाफ रिएक्शन कैसे करते हैं, हम लोग ऑलरेडी बैलेंस किए। अब इसके अंदर जो कंपाउंड है उसमें कोई एक पर्टिकुलर मेंबर ऑक्सीडाइज हो रहा है, एंड इसके अंदर जो कंपाउंड है उसमें कोई एक पर्टिकुलर मेंबर रिड्यूस हो रहा है। किसी मेंबर को ऑक्सीडाइज होने के लिए मेरे को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी देना जरूरी होता है, किसी मेंबर को रिड्यूस होने के लिए मेरे को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी देना जरूरी होता है। ये जो एनर्जी मैं दे रहा हूं फॉर ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, दीज आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स या रिडक्शन पोटेंशियल्स। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स भी नहीं पढ़े, तो थर्मोडायनेमिक्स में एक कंसेप्ट है जिसको बोला जाता है गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, मैं जितना शॉर्ट में हो सके एक्सप्लेन कर रहा हूं वरना तुम लोग को समझ में नहीं आया। गिब्स फ्री एनर्जी, बिकॉज ये चैप्टर में ये सब है, बिकॉज तुम लोग का सिलेबस में तो हाइड्रोजन है बट बुक में इसके पहले थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम ऑलरेडी हो चुका है। तो व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी? गिब्स फ्री एनर्जी बेसिकली अगर हम लोग एक बात बोले कि मेरा नेचर में बहुत सारे प्रोसेस होता है, लाइक राइजिंग ऑफ सन, सेटिंग ऑफ सन, इवापोरेशन ऑफ वाटर, प्लांट्स ग्रोइंग, एनिमल्स ग्रोइंग, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन, राइट। ऐसा बहुत सारे प्रोसेस है जो स्पॉन्टेनियस है, मतलब हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना होता है, वो प्रोसेस बाय डिफॉल्ट होता है। लाइक इवापोरेशन ऑफ वाटर, इवापोरेशन ऑफ वाटर के लिए हम लोग को एक्स्ट्रा कोई टेम्परेचर वाटर को देने का जरूरत नहीं है। बॉइलिंग इज नॉट अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बॉइलिंग के लिए हम लोग को एक्सटर्नल एनर्जी देना जरूरी है, राइट। whereas इवापोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स, मतलब थोड़ा भी हीट रहे नेचर में तो वाटर इवापोरेट होगा। तो ये जो भी प्रोसेस है जो स्पॉन्टेनियस है उसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी का जो वैल्यू था दैट वाज सपोज टू बी नेगेटिव। तो दुनिया में सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस का गिब्स फ्री एनर्जी वैल्यू नेगेटिव होता है। अब यही कंसेप्ट जब मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अप्लाई करता हूं, तो कोई भी बैटरी अगर मैं ढंग से काम करे, या अगर मैं इंश्योर करूं कि हाँ मेरा बैटरी से मेरा ठीक ठाक काम हो रहा है, या मैं एक बैटरी को ठीक ठाक चार्ज कर रहा हूं, इसका मतलब इस जहां पर ऑक्सीडेशन होना चाहिए वहां पर ऑक्सीडेशन होना है, एंड जहां पर रिडक्शन होना चाहिए वहां पर रिडक्शन ही होना है। अगर बाई चांस किसी भी गड़बड़ में मान लो मैंने प्लस के साथ माइनस कनेक्ट के वजह प्लस के साथ प्लस कनेक्ट कर दिया, माइनस के साथ माइनस कनेक्ट कर दिया, तो क्या होता है, जहां पर ऑक्सीडेशन होना चाहिए था वहां पर रिडक्शन हो जाता है, एंड जहां पर रिडक्शन होना चाहिए था वहां पर ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। बट वो तो मेरा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है, वो हम लोग कर रहे हैं। बेसिकली अगर किसी भी लेमैन को, किसी भी अनपढ़ गंवार आदमी को तुम बोलोगे कि बैटरी कनेक्ट करो, तो वो बेसिक नॉलेज प्लस के साथ माइनस कनेक्ट करके बैटरी कनेक्ट करते। तो बैटरी को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो ऑक्सीडेशन है इसको भी स्पॉन्टेनियस होना जरूरी है, एंड जो रिडक्शन है इसको भी स्पॉन्टेनियस होना जरूरी है। ठीक है, इसके लिए मेरा जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है एंड जो रिडक्शन पोटेंशियल है, ये सब का जो वैल्यू होता है वो नेगेटिव में आता है। मैं ये एक लाइन समझाने के लिए इतना कुछ बोला, बिकॉज मैं जब नेक्स्ट लाइन लिखने वाला हूं कि रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, तो आप लोग का दिमाग में ये सवाल आएगा कि हाउ कैन वोल्टेज बी नेगेटिव। तो दिस इज द रीजन दैट जिसके लिए हम लोग बैटरी में जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होता है वहां का वोल्टेज में नेगेटिव लेता हूं। तो जैसे मैं अभी लिखूंगा कि रिडक्शन पोटेंशियल फॉर वाटर रिड्यूस होगा, वाटर को रिड्यूस करने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वोल्टेज जरूरी होता है, या वाटर जब रिड्यूस हो जाता है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वोल्टेज छोड़ देता है। तो दिस इज इक्वल टू माइनस 0.41 वोल्ट। देखो माइनस है मतलब ये स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। अब वाटर कैसे रिड्यूस होगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को आप 2 इलेक्ट्रॉन दे दो तो आपको 2 OH माइनस आयन मिल गया। रिडक्शन मतलब एक्सेप्ट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वाटर इलेक्ट्रॉन गेन किया, हाइड्रोक्सिल आयन फॉर्म हो गया, प्लस KH2 गैस हो गया। ठीक है,
तो यहां से यहाँ रिडक्शन हो रहा है, ऑफ कोर्स यहां से यहाँ रिडक्शन हो रहा है। तो ये रिडक्शन के लिए जो पोटेंशियल जरूरी होता है दैट इज -0.41 वोल्ट। ठीक है, सर वो पोटेंशियल के पहले रिडक्शन लिखा है। हाँ ये शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है RED रिडक्शन। तो ये है, इसके लिए ये माइनस का सिग्निफिकेंस समझने के लिए मैं इतना बात बोली। ठीक है, समझ में आया सबको माइनस क्यों होता है? यस सर। गुड। बाकी इसके बारे में डीप नॉलेज आप लोग को शायद अगर सेकेंड टर्म में आप लोग का इक्विलिब्रियम है एंड थर्मोडायनामिक्स है तो आप लोग को आ जाएगा, वरना क्लास 12 में। मैं अलग से एक दिन मैं अलग से आप लोग का ये टर्म 1 के बाद एक दिन टाइम लेके खुद को चैप्टर खत्म कर दूंगा, बिकॉज वो जरूरी तो होता है क्लास 12 के। अच्छा, नेक्स्ट जो प्रोसेस है वाटर का जो हम लोग स्टडी करेंगे दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो टर्म है हाइड्रोलिसिस हम लोग बहुत बार देखेंगे, बिकॉज वाटर एक ऐसा कंपाउंड है जो किसी भी सॉल्ट को ब्रेक कर सकता है। अब एक चीज याद रखना, मैक्सिमम सॉल्ट्स आर बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, वैसे मेरा वैसा 4 सॉल्ट्स होता है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। मेरा बेसिकली सॉल्ट्स का कैटेगरी क्या है, यहां पर A स्टैंड्स फॉर स्ट्रॉन्ग एंड A स्टैंड्स फॉर एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का एक सॉल्ट होता है, वीक एसिड वीक बेस का एक सॉल्ट होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का एक सॉल्ट होता है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का एक सॉल्ट होता है। तो बेसिकली ये चारों सॉल्ट होता है, अपार्ट फ्रॉम मिक्स सॉल्ट डबल सॉल्ट वो तो कैटेगरी हो गया, बट बेसिकली ये चारों टाइप ऑफ सॉल्ट्स होता है। ये चारों सॉल्ट्स जब तुम वाटर के रेस्पेक्ट में जब तुम वाटर को डिसॉल्व करोगे, जब तुम वाटर में ये चारों टाइप ऑफ सॉल्ट्स डिसॉल्व करोगे तो इट विल ब्रेक अप इनटू पॉजिटिव आयन एज वेल एज नेगेटिव आयन। ठीक है, ऐसा बहुत सॉल्ट है जिसको वाटर में डिसॉल्व करने से बेस बनता है, ऐसा बहुत सारे सॉल्ट्स है जिसको वाटर में डिसॉल्व करने से एसिड बनता है। वी कॉल दो सॉल्ट्स एज एसिडिक सॉल्ट या बेसिक सॉल्ट। हम लोग धीरे धीरे आएंगे। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर मतलब वाटर किसी भी सॉल्ट को अपना प्लस माइनस आयन में डिवाइड कर देता। क्यों देगा? बिकॉज वाटर खुद H प्लस एंड OH माइनस आयन में डिवाइड हो जाता है एंड देन प्लस माइनस इंटरचेंज होके मेरे को नया कंपाउंड्स आइदर एसिड या बेस या कभी कभी दोनों मिल जाता है। लेट अस सी। तो फर्स्ट I will go with hydrolysis of Na2CO3. Now Na2CO3 can be said to be a salt of NaOH plus H2CO3. NaOH is a strong base, H2CO3 is a weak acid. Let us see मेरे को क्या मिलता है। NO2CO3 को जब मैं वाटर में डिसॉल्व करूं, मैं क्या बोला, ये ब्रेक हो जाएगा इनटू पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। तो ये ब्रेक होगा 2Na प्लस प्लस CO3 2 माइनस। ये जो CO3 2 माइनस है ये वाटर खुद ब्रेक हो गया H प्लस एंड OH माइनस में। तो मैं क्या बोला था, इसके बाद इंटरचेंज होता है, ये ज्वाइन होता है इसके साथ, ये ज्वाइन होता है इसके साथ। तो क्या होगा, एक सेकेंड पहले मैं ये वाला ज्वाइनिंग कर लूं फिर ये वाला होगा। क्या होता, ये बेसिकली H प्लस 2H प्लस प्लस CO3 2 माइनस बेसिकली फॉर्म्स H2CO3। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें सोडियम कार्बोनेट ब्रेक हो रहा है सोडियम आयन एंड कार्बोनेट आयन में, वाटर ब्रेक हो रहा है H प्लस OH माइनस आयन में, H प्लस आयन कार्बोनेट आयन के साथ मिलके H2CO3 बना दे रहा है, राइट। तो मेरा पीछे क्या रह जा रहा है, पीछे रह जा रहा है OH माइनस आयन। अब मैं अगर 2OH माइनस आयन प्लस 2Na, मैं अगर 2NaOH फॉर्म कर भी दूं, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, इट विल अगेन ब्रेक अप टू फॉर्म 2Na प्लस एंड 2OH माइनस आयन। मतलब क्या हो रहा है, सोल्यूशन में मेरा जो H प्लस आयन है वो तो यूज हो जा रहा है, बट मेरा जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो यूज नहीं हो रहा है। दिस इज वाई कभी भी तुम सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड को
तुम अगर वाटर में डिसॉल्व करोगे, तुमको कोइच माइनस आयंस मिल जाएगा वाटर में इन प्लेंटी अमाउंट. इट टर्न्स द एंटायर सोल्यूशन बेसिक. ध्यान से देखो, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया या मैं और एक बार रिपीट करूं? तो थोड़ा रिपीट कर देंगे. हाँ कर देंगे, एकदम कर देंगे. तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें मैं सोडियम कार्बोनेट को वाटर में डिसॉल्व कर रहा हूं. तो हाइड्रोलिसिस का मेन मुद्दा इस कि वो सॉल्ट को अपना पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन में ब्रेक कर दे. तो पहले सोडियम कार्बोनेट ब्रेक हो जाता है 2Na प्लस एंड CO3 2 माइनस, ठीक है. एंड साइमल्टेनियसली वाटर भी ब्रेक हो जाएगा इनटू H प्लस एंड OH माइनस. तो मेरे को पास 2 एनायन एंड 2 कैटायन आ गया. इसके बाद क्या होगा, इसमें इंटरचेंज होगा. मतलब इसका कैटायन इसका एनायन के साथ कनेक्ट करेगा, इसका एनायन इसका कैटायन के साथ कनेक्ट करेगा. तो क्या हो गया, CO3 2 माइनस. तो 2 माइनस को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए मेरे को 2 प्लस चाहिए, इसलिए मैं 2H प्लस प्लस CO3 2 माइनस फॉर्म करते हैं H2CO3. एंड हाइड्रोक्सिल आयन एंड सोडियम आयन फॉर्म करते हैं NaOH. बट KNaOH इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग बेस का फंडामेंटली है कि तुम अगर वाटर में डिसॉल्व करोगे इट विल ब्रेकअप इनटू प्लस प्लस एंड हाइड्रोक्सिल आयन. तो जब भी ये अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो भी जाता है सोल्यूशन में, बिकॉज ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये तुरंत ब्रेक करके फिर से मेरे को हाइड्रोक्सिल आयन एंड सोडियम आयन देता है. मतलब मेरा सोल्यूशन में क्या था, मेरा सोल्यूशन में पहले NaOH, Na प्लस OH माइनस H प्लस एंड CO3 2 माइनस आयन फॉर्म हुआ था. ये दोनों मिलके कट होके कंपाउंड बना लिया. सोडियम आयन का किसी सोल्यूशन में रहना उसको ना तो एसिड बनाता है ना तो बेस बनाता है, तो इसको मैं नेग्लेक्ट किया. मेरा अभी सोल्यूशन में क्या है, प्लेंटी अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन, इसलिए माय सोल्यूशन टर्न्स टू बी बेसिक. समझ में आया? एंड अगर इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो फिर ये एसिडिक रहता. यस, अगर यहां पर तुम्हारा वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो पूरा सोल्यूशन एसिडिक हो जाता. ठीक है क्लास, समझ में आया? यस सर. सबको